अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने लैब का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। लास्ट में हम लोगों ने वाइल लूप वगैरह या डू वाइल लूप को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग फॉर लूप के थ्रू 2 से 3 एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों की बुक का प्रोग्राम नंबर 12.19 है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग फॉर लूप। हम लोगों ने फॉर लूप को यूज करते हुए काउंटिंग डिस्प्ले करनी है बैकवर्ड 10 से लेके 1 तक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप में आप लोगों के पास 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है इनिशियलाइजेशन कि आप लोगों ने लूप को स्टार्ट कहां से करना है। एक होती है कंडीशन जो कंट्रोल करती है कि इस लूप की बॉडी ने एग्जीक्यूट होना है रिपीटेडली या नहीं। और लास्टली होती है आप लोगों के पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपकी कंडीशन के रिजल्ट को चेंज कर सकती है। अगर आप लोगों के पास अपडेटिंग स्टेटमेंट नहीं होगी तो आप लोगों की कंडीशन कभी भी चेंज नहीं होगी और आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है आपका प्रोग्राम नंबर 12.19। सबसे पहले हम लोगों ने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर लेना है। आप लोगों ने हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड corner.h। ये यूजिंग नेम स्पेस में सिर्फ इस वजह से करें क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो पे काम करती हूँ। आपको टर्बो सी में इस स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। देन आप लोगों ने वॉइड मेन का फंक्शन स्टार्ट करना है। मेन के बाद भी टर्मिनेटर कभी नहीं आता। जो रूल्स मैं आपको बताती हूँ प्रोग्राम लिखते हुए वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। जिस टाइम पे आपके एग्जाम में आपके एरर के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं रूल्स को ऑल्टर करके होते हैं। मतलब इन रूल्स को अगर फॉलो ना करो तो ही सिंटेक्स एरर आता है। तो आज हम अपना प्रोग्राम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल चाहिए जहां पे आप लोगों ने स्टार्ट लेना, जो आप लोग जहां से स्टार्ट ले रहे हो जिसको आप लोग कोई ना कोई वैल्यू असाइन करोगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड एन। देन आप लोग क्लियर स्क्रीन को कॉल कर सकते हो अगर आप लोग टर्बो C++ यूज कर रहे हो। और क्योंकि हम लोगों ने बैकवर्ड काउंटिंग शो करनी है यूजिंग फॉर लूप तो हम लोग फॉर का सिंटेक्स लिखेंगे, फॉर ओपनिंग ब्रैकेट। देन इसमें अब 3 टाइप की चीजें होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। वाइल और फॉर लूप में एक डिफरेंस ये भी है कि वाइल लूप में आपकी पहले इनिशियलाइजेशन आती है, वाइल के अंदर कंडीशन आती है और उसकी बॉडी के अंदर अपडेटिंग स्टेटमेंट आती है। फॉर लूप में ये तीनों चीजें आप लोगों ने सेम इसी एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी होंगी और इनको टर्मिनेटर से या सेमी कॉलन से आप लोगों ने सेपरेट करना है। देन अगर हम लोग क्योंकि हम लोगों ने 10 से 1 तक करनी है तो हम लोग n को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या पहले हम लोग इसको फॉरवर्ड करते हैं 1 से लेके 10 तक और फिर इसको चेंज करके देखेंगे क्या चेंज आता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 n जो है वो 1 के इक्वल है। देन जब तक n, क्योंकि मैंने 1 से लेके 10 तक करनी है, मैं अभी बैकवर्ड नहीं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो तब तक एग्जीक्यूट करो जब तक n की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास लेस देन 11 या लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि 1 से लेके 10 तक करनी है। अगर मैं लेस देन 10 करूं तो वो 9 तक ही काम करेगा 1 से लेके। तो लेस देन इक्वल्स टू कर सकते हैं। अगर मैंने सिर्फ लेस देन का साइन यूज करना है तो आप लोग 10 की जगह फिर 11 लिखोगे और फिर n++। तो हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, जब तक 10 की इक्वल नहीं होती तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो और हर दफा इंक्रीमेंट करते जाओ। तो फिर फॉर लूप की आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट आ गई। अब हम लोगों ने प्रिंट क्या करवाना है, नंबर। तो हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट f ओपनिंग ब्रैकेट, आप लोगों के पास इन्वर्टेड कॉमास आ गए। देन आप लोगों ने %d का साइन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर शो करना है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे हर नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन में शो होता रहे, तो मैं \n ये एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगी। और अब ये जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, उसको वैल्यू कहाँ से मिले, तो हमारी वैल्यू हम कहाँ पे देख रहे हैं, कौन काउंट कर रहे हैं, n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n और इसके n पे टर्मिनेटर। आप लोगों ने याद रखना है यहाँ फॉर के बाद मैंने टर्मिनेटर यूज नहीं किया है। फॉर के बाद वाइल की कंडीशन के बाद कभी भी टर्मिनेटर यूज नहीं होता। देन आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट्स
getch का फंक्शन करना है कॉल। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करने से हमारे पास क्या आउटपुट आती है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। फिर हम देखेंगे अगर फॉरवर्ड ऐसे है तो रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं इसको। कोई एरर आता है, कुछ भी आता है तो ये यहाँ नीचे आप लोगों के पास दिखाया जाता है। इसी तरह टर्बो सी में भी आप लोगों के पास नीचे एरर लिखा हुआ आ जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या 1 से लेके 10 तक काउंटिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि हमें 10 से लेके 1 तक एग्जीक्यूट करनी है। तो 10 से लेके 1 तक करने के लिए अब हम जैसे 1 से लेके 10 तक गए थे, तो इसका मतलब है अब हमें 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 10। फिर हमें कहां तक जाना है, जब तक n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। n की वैल्यू 10 है, ठीक है, एग्जीक्यूट लिख दो, उसको प्रिंट आउट कर दो। फिर 9 है, जब तक n 1 के इक्वल नहीं आता 10 से लेके 1 तक, तब तक आप लोगों ने इसको प्रिंट करते जाना है। देन अगर ये 10 है और सबसे पहले एक दफा मैंने 10 एग्जीक्यूट कर दिया, अगली स्टेटमेंट में मैं चाहती हूँ 9 एग्जीक्यूट हो, क्योंकि मैं रिवर्स काउंटिंग कर रही हूँ। बट ये 10 को क्या कर देगा 11, क्योंकि ये क्या है प्लस प्लस। तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के पास n की वैल्यू क्या थी 10। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है। आप लोगों के पास प्रिंट, और फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस। देन आप लोगों के पास n की वैल्यू 9, फिर कंडीशन चेक होगी। इनिशियलाइजेशन एक दफा आप लोगों के पास एग्जीक्यूट होती है, फिर आपके पास बार बार ये जो भी बॉडी कंडीशन ट्रू होगी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली आप लोगों के पास कंडीशन के बाद डायरेक्टली डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट पे कंट्रोल नहीं जाता। तो 9 होगा 8 7 6, और ये तब तक प्रिंट होता जाएगा जब तक 1 नहीं हो जाता। जैसे ही 0 होगा आप लोग इस लूप से बाहर आ जाओगे। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे आप लोगों का आउटपुट देखिए। अब हमारे पास आउटपुट क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12.19 जो हम लोगों ने किया, उससे पहले एक एग्जांपल है जो फॉरवर्ड काउंटिंग करती है। तो हम लोगों ने एक ही प्रोग्राम को फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग के साथ देखा। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो प्रोग्राम है, हम लोग आप लोगों का 12.21 प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसका क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 10 नंबर्स एंड देयर एवरेज यूजिंग फॉर लूप। फर्स्ट 10 नंबर्स हैं, तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था 1, जब तक 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 है तब तक एग्जीक्यूट करो, और इसको क्या करते जाओ 1 से, क्योंकि 1 से 10 जाना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस। अब अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास अब प्रोग्राम का पहला हिस्सा हमने कर लिया, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 10 नंबर्स। तो पहले 10 नंबर्स हम लोगों ने प्रिंट करवा दिए। अब सेकंड पार्ट है एंड देयर एवरेज यूजिंग फॉर लूप। अब साथ इनकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, और एवरेज का क्या मतलब होगा, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और होल डिवाइडेड बाय 10 तक इसको ऐड करना है, और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ इन नंबर्स को ऐड करेंगे, जो भी आप लोगों के पास सम का रिजल्ट होगा उसको हम लोग टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं हम अपने प्रोग्राम में ऐसे क्या चेंजेस लाए कि जो प्रिंट हो रहा है वो साथ साथ ऐड भी करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल ले सकते हैं सम का। सम का वेरिएबल आप लोगों के पास सिंपली क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। और एक और हम लोग फ्लोट टाइप का एवरेज, क्योंकि एवरेज की वैल्यू पॉइंट्स में होती है तो हम लोग फ्लोट एवरेज ले सकते हैं। देन आप लोगों के पास अब यहां n की वैल्यू क्या हो रही है एग्जीक्यूट, और हम चाहते हैं n की वैल्यू साथ साथ ऐड भी हो जाए। तो हम यहाँ पे पहले सम में सबसे पहले 0 डाल देते हैं कि इनकेस कोई भी गार्बेज वैल्यू है तो वो आप लोगों के पास वहां से खत्म हो जाए। देन हमारे पास ये n है जो बार बार डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है n ही वो है जिसके पास कोई ना कोई नंबर आ रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं सम इज इक्वल्स टू सम
प्लस n। इससे मेरे पास क्या हो गया, जैसे जैसे लूप की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले मैंने किया n1, देखा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 था, तो सिंपली n जाके प्रिंट हो गया, और सम में क्या हो गया 0 प्लस 1, और वापस सम में सेव कर दो, तो अब सम में क्या वैल्यू होगी 1। फिर n प्लस प्लस हुआ 2, कंडीशन चेक की कि हाँ जी 2 भी 10 से कम था, 2 को प्रिंट कर दो, और सम में 2 ऐड कर दो। सम में पहले से क्या मौजूद था 1, अब 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, और वो वापस सम में सेव कर दो, तो अब सम में क्या वैल्यू है 3। इस तरीके से फिर आप लोगों का लूप इंक्रीमेंट करेगा, और साथ साथ चीजें अब हमारे पास इसी लूप के अंदर सम में ऐड होती जाएंगी। अब एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हम इस लूप के बाहर एवरेज लिखेंगे। लूप के बाहर इसलिए लिखेंगे क्योंकि पूरा जब सम कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने सम को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो जब तक वो लूप के अंदर है वो तब तक 10 की काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही 10 की काउंटिंग कंप्लीट होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा और सम के पास एक टोटल एडिशन का रिजल्ट आ जाएगा। और अब हम एडिशन के रिजल्ट को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने शो करना है कि एवरेज आप लोगों के पास है कितनी। तो हम लोग सिंपल प्रिंट ऑफ करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट कोट्स आप लोगों के पास लिखेंगे एवरेज इज इक्वल्स टू, और अब हम चाहते हैं यहां रिजल्ट लिखा हुआ नजर आए तो यहाँ पे डी करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं और वो हमारे पास एवरेज के वेरिएबल में पड़ी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज का जो भी वेरिएबल है वो आप लोगों के पास फ्लोट है। तो जब भी कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी जिसकी टाइप फ्लोट है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डी की जगह एफ को यूज करेंगे। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अब देखिए आप लोगों के पास क्या आ गया, फर्स्ट 10 नंबर्स डिस्प्ले हो गया, उनकी एवरेज क्या आ गई आप लोगों के पास 5.000। तो आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितने जीरोस नजर आए। पॉइंट के बाद अगर आप लोग चाहे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें, आप लोग तो उसको प्रिसीजन को रेंज को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर लूप का एक और प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग आप का जो प्रोग्राम नंबर 12.24 है फॉर लूप के लिए लास्ट, उसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ टेबल of equivalent temperatures in Fahrenheit and Celsius from 50 Fahrenheit to 100 Fahrenheit with an increment of 5। इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक पूरा टेबल की फॉर्म में आउटपुट को शो करे और उसमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर्स हो, मतलब एक कॉलम फ़ारेनहाइट का हो, एक सेल्सियस का हो। 50 से लेके 100 फ़ारेनहाइट को आप लोगों ने सेल्सियस में कन्वर्ट करके शो करना है। और विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 का मतलब ये है कि 50 है जैसे, उसके बाद 55, फिर 60, फिर 65, तो हर दफा 5 के जंप के साथ शो हो। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल, क्योंकि 5 के इंक्रीमेंट के साथ है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए हम लोग इंट ले लेते हैं, इंट एफ। फिर हमारे पास सेल्सियस क्योंकि कन्वर्ट करना है तो वो आपके पास पॉइंट्स में आएगा, तो हम लोग फ्लोट सी ले लेते हैं। देन आपके पास सिंपल हम लोगों ने क्योंकि 2 कॉलम शो करने तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास, और क्या चीज शो करनी है हम लोगों ने, एक कॉलम की हेडिंग हो फ़ारेनहाइट और एक की हेडिंग क्या होनी चाहिए, सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ़ारेनहाइट और क्योंकि टेबल फॉर्म में आना है तो मैं इसके साथ यहाँ पे टैब का डिफरेंस दे सकती हूँ और फिर मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकती हूँ सेल्सियस। यहां तक मेरे पास आ जाने चाहिए, फिर \n, इसलिए ताकि जो भी टेम्परेचर कन्वर्ट होकर नजर आए चीजें वो नेक्स्ट लाइन पे है। तो अभी के प्रोग्राम में जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास क्या चीज लिखी आएगी, अभी मैं साथ ही यहाँ पे गेट सर्च कर देती हूँ। अब इसे किसको रन करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास।
तो देखिए मेरे पास दो यहाँ पे कॉलम्स आ गए, उसकी एक की हेडिंग क्या आ गई फ़ारेनहाइट, एक की क्या आ गई सेल्सियस। अब मैं फ़ारेनहाइट के सारी टेम्परेचर्स को सेल्सियस में शो करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक से ज्यादा है तो उसके लिए मैं क्या चीज यूज करूंगी, लूप यूज करूंगी। मैं बार बार एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे मैं लूप लिखूंगी, फॉर लूप। अगर ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है आप लोगों के पास प्रिंट एफ की, अगर ये मैं लूप के अंदर लिखती तो ये स्टेटमेंट भी बार बार रिपीट होती। बट टेबल का जो कॉलम है उसका जो भी टाइटल है वो एक ही दफा एग्जीक्यूट होता है, इस वजह से हमने उसको फॉर लूप के बाहर लिखा है। देन हम लोगों ने जाना है 50 से लेके 100 तक, तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f इज इक्वल टू 50। कहां तक जाए, जब तक f की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है, और f की वैल्यू क्योंकि 5 से इंक्रीमेंट करना है तो हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, f इज इक्वल टू f प्लस 5, देन ब्रैकेट्स। अब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज लिखनी है, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसका जो आपका फॉर्मूला है C सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, C इज इक्वल्स टू 5.0 देन डिवाइडेड बाय 9.0, फिर मल्टीप्लाई, स्टारिक का साइन आता है, देन ओपनिंग ब्रैकेट f माइनस 32, ये आप लोगों के पास जो आपका फॉर्मूला है। देन अब इस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग सिंपली सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, यूजर को नजर नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि यूजर को रिजल्ट शो हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट f, और फिर अब आप लोग क्या शो करना चाह रहे हो, सबसे पहले हम लोग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शो करना चाहते हैं, हम लोग d यूज कर सकते हैं। कि आप लोगों ने रेंज और प्रिसीजन पढ़ी होगी, तो यहाँ पे हम लोग 3D कर देते हैं। देन आप लोगों के पास हमने यहाँ पे टैब का डिफरेंस, क्योंकि हमने ऊपर भी टैब का डिफरेंस दिया दो कॉलम्स के बीच में। देन हमारे पास क्या लिखा आना चाहिए, सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो पॉइंट्स में है तो हम लोग उसके लिए f यूज करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट में तो हम लोग 6.2 f लिख सकते हैं। तो यहां तक हमारे पास आ गया, और हर लाइन के एंड पे /n, ताकि हर टेम्परेचर जो भी कॉलम वाइज या रो वाइज दूसरी लाइन में एग्जीक्यूट हो। देन डी आप लोगों के पास कहां से वैल्यू लेके आएगा, f से, और फिर सेकंड आप लोगों के पास c, एंड दैट्स इट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो भी एरर तो आप लोगों के पास यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। किसी किस्म का कोई एरर है तो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास फ़ारेनहाइट के जितने 50, 55, 60, 65, 70, तो ये 5 के डिफरेंस के साथ 100 तक है, और हर एक को आप लोग खुद भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास फ़ारेनहाइट के कॉलम के नीचे तो फ़ारेनहाइट आ रहा है, लेकिन ये सेल्सियस वाले जो है ये कुछ जो है वो आप लोगों के पास करीब है फ़ारेनहाइट की। मैं चाहती हूँ कि सेल्सियस के यहाँ पे इस जगह पे नीचे ही लिखे हुए नजर आए। तो यहाँ पे मैं एक और डिफरेंस दे सकती हूँ टैब का, तो फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, ये उस हेडिंग के अंदर आ रहे हैं या नहीं। तो अब लोग देखिए, मैंने 2 टैब के डिफरेंस देने से मेरे पास क्या फायदा हुआ कि ये टोटली उसकी हेडिंग के नीचे आ गया। तो आप लोगों ने भी अपने घर में इस प्रोग्राम को रन करना है, एग्जीक्यूट करके देखना है, और जो भी चेंजेस आप लोग करना चाहते हो, पॉइंट्स के बाद वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, तो वो सब चीजें आप लोगों ने एग्जीक्यूट करके देखनी है। तो आज फॉर लूप के लिए इतना ही। आज के लैब के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी किस्म का, तो आप लोग मुझसे अपने डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लैब में हम लोग लैब नंबर 10 में हम लोग इंशाल्लाह नेस्टेड फॉर लूप को यूज करेंगे। डिफरेंट पैटर्न्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप, जैसे क्या होता है कि फॉर के जैसे नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर एक और इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ, इसी तरह फॉर लूप की जो ये बॉडी होती है, जहां हम लोगों ने ये सारी स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे अगर हम लोग एक और फॉर लूप लगा दें, और तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एक फॉर के अंदर जब दूसरा फॉर आता है तो उसको नेस्ट करना कहते हैं। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप की जो 2 से 3 एग्जाम्पल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। कोई मसला, कोई इश्यू है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो आप उसको पेंसिल से लाइट के खुद ड्राई रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हो।
तो इतना ही, कोई मसला कोई परेशानी है तो आप लोगों से पूछ सकते हो। थैंक यू।